हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी किताब की यात्रा में जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। इस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और इसके लेखक हैं स्टीफन आर कॉवी। स्टीफन कॉवी कोई साधारण लेखक नहीं थे। वे एक शिक्षक, दार्शनिक और व्यवहारिक जीवन के मार्गदर्शक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस बात को समझने और सिखाने में बिताया कि आखिर क्यों कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफल और प्रभावशाली बन पाते हैं, जबकि बाकी लोग औसत स्तर पर ही रह जाते हैं। कॉवी कहते हैं कि सफलता केवल बाहरी अचीवमेंट्स पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम भीतर से कौन हैं, हम कौन सी आदतों को जीते हैं और हमारी सोच किस दिशा में बहती है। यही कारण है कि उन्होंने 7 ऐसी आदतों की पहचान की जिन्हें अपनाने वाला व्यक्ति न सिर्फ सफल होता है, बल्कि प्रभावशाली, संतुलित और शांत भी रहता है। दोस्तों, जब आप ये किताब पढ़ते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये केवल सेल्फ हेल्प नहीं है, बल्कि ये एक तरह का जीवन दर्शन है। कॉवी हमें ये सिखाते हैं कि इफेक्टिव होने का अर्थ केवल पैसे कमाना या बड़ा पद पाना नहीं है, बल्कि इफेक्टिव होने का अर्थ है अपनी पूरी क्षमता को सही दिशा में प्रयोग करना, अपने रिश्तों को मीनिंगफुल बनाना, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना और जीवन को संतुलित रूप से जीना। अब आइए इस किताब के शुरुआती हिस्से को समझते हैं। कॉवी हमें बताते हैं कि हर इंसान अपने जीवन को बदल सकता है अगर वो अपनी आदतों को बदल ले। आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन यही हमारी नियति बनाती है। जैसा हम बार बार करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। कॉवी ने 7 आदतों को 2 हिस्सों में बांटा है। पहली 3 आदतें हमें इंडिपेंडेंस यानी आत्मनिर्भरता सिखाती हैं और अगली 3 हमें इंटरडिपेंडेंस यानी सहयोग और संबंधों में प्रभावशीलता सिखाती है। 7वीं आदत हमें लगातार ग्रोथ और रिन्यूअल की शक्ति देती है। तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंस की यात्रा शुरू करते हैं और इसके लिए पहली 3 आदतें समझते हैं। कॉवी की पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को, दूसरों को या किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन कॉवी कहते हैं कि इंसान और जानवर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि इंसान के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका मतलब है कि किसी भी स्थिति में हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे, ये हमारा चुनाव है। कई लोग कहते हैं कि मैं गुस्से में आ गया क्योंकि सामने वाले ने मुझे उकसाया, मैं परेशान हूं क्योंकि हालात खराब है, मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन ये सब रिएक्टिव सोच के उदाहरण हैं। प्रोएक्टिव सोच कहती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मैं अपनी सोच और अपने एक्शन पर कंट्रोल रखता हूं। एक उदाहरण कॉवी ने दिया विक्टर फ्रैंकल का। फ्रैंकल एक मनोवैज्ञानिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कैंप में कैदी थे। वहां उन्होंने अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपनी स्वतंत्रता सब कुछ खो दिया, लेकिन उन्होंने ये खोजा कि एक चीज ऐसी है जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता, उनकी एटीट्यूड चुनने की स्वतंत्रता। वे परिस्थितियों को बदल नहीं सकते थे, लेकिन वे ये तय कर सकते थे कि वे परिस्थितियों को कैसे देखेंगे। यही प्रोएक्टिव एटीट्यूड उन्हें जीवित रख पाया और बाद में उन्होंने पूरी दुनिया को आशा और जीवन की शक्ति का संदेश दिया। प्रोएक्टिव होने का अर्थ ये नहीं कि हमें हर चीज कंट्रोल करनी है। इसका अर्थ ये है कि हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान दें, न कि सर्कल ऑफ कंसर्न पर। सर्कल ऑफ कंसर्न में वे सारी बातें आती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। मौसम, दूसरों का व्यवहार, सरकार के निर्णय। लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वे चीजें आती हैं जिन पर हम सीधा असर डाल सकते हैं। हमारी आदतें, हमारी भाषा, हमारे एक्शन। जब हम बार बार सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देते हैं तो वो सर्कल धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। लेकिन जब हम सर्कल ऑफ कंसर्न पर समय बर्बाद करते हैं तो हमारी शक्ति घटती है और चिंता बढ़ती है। दोस्तों, बी प्रोएक्टिव केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। अगर हम ये स्वीकार कर ले कि मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूं, तो
तो अचानक हमारे भीतर एक नई ऊर्जा आती है। ये हमें विक्टिम से क्रिएटर बना देती है। अब कॉवी हमें दूसरी आदत के बारे में बताते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा अपने जीवन को एक स्पष्ट दृष्टि के साथ जीना चाहिए। हम अक्सर छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। कॉवी कहते हैं कि इफेक्टिव लोग वही होते हैं जो हर काम शुरू करने से पहले उसका अंत देखते हैं। उन्होंने एक ब्यूटीफुल इमेजिनेशन एक्सरसाइज दी है। वे कहते हैं कि खुद को अपनी मृत्यु के दिन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आपके अंतिम संस्कार में आपके परिवारजन, मित्र, सहकर्मी और समाज के लोग आए हैं। अब सोचिए कि आप चाहते हैं कि वे आपके बारे में क्या कहें। क्या वे कहें कि ये इंसान सफल था लेकिन परिवार को समय नहीं दे पाया, या वे कहें कि ये इंसान ईमानदार, प्रेमपूर्ण, मददगार और उद्देश्यपूर्ण था। जब हम इस तरह एंड को ध्यान में रखते हैं तो हमारे डेली डिसीजंस बदल जाते हैं। अब हम केवल पैसा कमाने या स्टेटस पाने के पीछे नहीं भागते, बल्कि ये देखते हैं कि क्या मेरा काम मेरे जीवन के मूल्यों से मेल खाता है। यही डिफरेंस है बिजी और इफेक्टिव व्यक्ति में। बिजी व्यक्ति लगातार दौड़ता है, लेकिन इफेक्टिव व्यक्ति सही दिशा में चलता है। कॉवी हमें यह भी बताते हैं कि एंड इन माइंड केवल करियर या बड़ी एम्बिशंस के लिए नहीं है, बल्कि छोटे छोटे गोल्स के लिए भी है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो पहले सोचें कि डिजायर्ड आउटकम क्या है, फिर उसी क्लैरिटी के साथ कदम उठाइए। बिगिन विद द एंड इन माइंड हमें क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी जीवन का सबसे बड़ा एसेट है। जब हमें स्पष्ट पता होता है कि हमें कहां पहुंचना है तो रास्ते की मुश्किलें हमें डरा नहीं पाती। अब कॉवी हमें तीसरी आदत सिखाते हैं, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इस आदत का संबंध टाइम मैनेजमेंट से है, लेकिन कॉवी इसे केवल कैलेंडर या टू डू लिस्ट से कहीं गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं कि समय को केवल मैनेज नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को मैनेज करना चाहिए। लोग अक्सर अर्जेंट चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों की अनदेखी कर देते हैं। कॉवी ने इसे एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में समझाया, जहां काम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में बंटे होते हैं। लेकिन वे कहते हैं कि इफेक्टिव लोग अपना समय क्वाड्रेंट 2 में लगाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट कामों में। उदाहरण के लिए एक्सरसाइज करना, रिश्तों को पोषण देना, स्किल डेवलपमेंट करना, ये सब इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं लगते। अगर हम इन्हें इग्नोर करें तो बाद में ये अर्जेंट क्राइसिस बन जाते हैं। बीमारी, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, जॉब इनसिक्योरिटी। लेकिन अगर हम प्रोएक्टिव होकर इन्हें समय दें तो हमारी जिंदगी संतुलित और इफेक्टिव रहती है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है प्रायोरिटीज को क्लियरली पहचानना और उनके अनुसार जीना। ये केवल डिसिप्लिन का सवाल नहीं बल्कि वैल्यूज का सवाल है। जब हमें पता होता है कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तब हम डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशन से बच सकते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको ये यात्रा पसंद आ रही है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। अब शुरू करते हैं किताब की चौथी आदत से, थिंक विन विन। दोस्तों, हम अक्सर रिश्तों और सिचुएशंस को कंपटीशन की तरह देखते हैं, जैसे मानो हर जगह एक खेल चल रहा है जिसमें किसी को जीतना है और किसी को हारना है। यही कारण है कि बहुत से लोग विन लूज अप्रोच अपनाते हैं, यानी अगर मैं जीतूंगा तो सामने वाला हारेगा। कुछ लोग इसके उलट लूज विन अप्रोच अपनाते हैं, यानी दूसरों को खुश करने के लिए खुद को हरा देते हैं। और कई बार लोग लूज लूज अप्रोच पर पहुंच जाते हैं। अगर मैं नहीं जीत सकता तो सामने वाले को भी नहीं जीतने दूंगा। लेकिन कॉवी कहते हैं कि सबसे इफेक्टिव तरीका है विन विन सोच। इसका मतलब है कि हर रिश्ते, हर नेगोशिएशन, हर डील और हर इंटरैक्शन में हम ऐसा रास्ता खोजें जिसमें दोनों पक्षों को फायदा हो। विन विन एटीट्यूड अबंडेंस मेंटालिटी से पैदा होता है, यानी ये विश्वास कि दुनिया में रिसोर्सेज, अवसर और सफलता सबके लिए काफी है। इसके विपरीत स्कैर्सिटी मेंटालिटी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर किसी और को मिला तो मेरे हिस्से में कम आएगा।
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दो पार्टनर एक बिजनेस डील पर बात कर रहे हैं। विन लूज सोच वाला व्यक्ति केवल अपना फायदा देखेगा, जबकि लूज विन सोच वाला केवल कॉम्प्रोमाइज करता जाएगा। लेकिन विन विन सोच वाला इंसान ऐसा सॉल्यूशन निकालेगा जिसमें दोनों पक्षों की ग्रोथ हो। यही अप्रोच लंबे समय तक रिश्तों को टिकाती है और विश्वास को मजबूत करती है। कॉवी बताते हैं कि विन विन केवल नेगोशिएशन में ही नहीं बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी जरूरी है। परिवार, दोस्ती और मैरिज में अगर विन विन स्पिरिट नहीं है तो रिश्ता इम्बैलेंस हो जाता है। लेकिन जब दोनों पक्ष एक दूसरे के हित को ध्यान में रखते हैं तो रिश्ता विश्वास और प्यार से भर जाता है। अब आइए 5वीं आदत पर, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें समझें। हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमारे विचारों को महत्व दिया जाए। लेकिन समस्या यह है कि हम खुद दूसरों को सुनना नहीं सीखते। हम केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। कॉवी कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जड़ है एम्पैथेटिक लिसनिंग। इसका मतलब है कि हम केवल वर्ड्स नहीं सुनते बल्कि सामने वाले की भावनाओं, उनकी पर्सपेक्टिव और उनके इनर वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम सच्चे मन से किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो वो व्यक्ति हमारे लिए अपना दिल खोल देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा स्कूल से उदास होकर आया है और कहता है कि मुझे दोस्त नहीं मिल रहे, अगर आप तुरंत सॉल्यूशन देने लगेंगे या उसे डांट देंगे तो बच्चा और बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले एम्पैथेटिक तरीके से सुनेंगे, हाँ, मैं समझ सकता हूं कि ये तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा, तो बच्चा महसूस करेगा कि आप सच में उसे समझ रहे हैं। उसके बाद जब आप सलाह देंगे तो वो खुले मन से उसे सुनेगा। ये प्रिंसिपल केवल परिवार में ही नहीं बल्कि बिजनेस, लीडरशिप और हर तरह के रिश्तों में लागू होता है। इफेक्टिव लीडर्स वही होते हैं जो अपनी टीम को पहले समझते हैं और उसके बाद अपनी विजन साझा करते हैं। इससे ट्रस्ट बनता है और कम्युनिकेशन मीनिंगफुल हो जाता है। अब 6ठी आदत है सिनर्जाइज। दोस्तों, सिनर्जी का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका कंबाइंड रिजल्ट उनकी इंडिविजुअल एबिलिटीज से कहीं ज्यादा होता है। 1+1 केवल 2 नहीं बल्कि 3 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। यही सिनर्जी है। कॉवी कहते हैं कि डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, न कि उनसे डरना चाहिए। जब लोग अलग अलग दृष्टिकोण, स्किल्स और बैकग्राउंड लेकर आते हैं तो उनके बीच क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकलते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और ओपन माइंड से सोचें। उदाहरण के लिए, एक टीम में अगर हर व्यक्ति एक जैसा सोचता है तो नए आइडियाज पैदा नहीं होंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति विजनरी है, दूसरा एनालिटिकल है और तीसरा प्रैक्टिकल है, तो मिलकर वे एक ऐसा प्लान बना सकते हैं जो किसी अकेले के बस का नहीं था। यही है सिनर्जी की शक्ति। सिनर्जी का असली अर्थ है डिफरेंसेस को वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ मानना। जब हम ये मान लेते हैं कि हर इंसान का दृष्टिकोण वैल्यूएबल है तो हम नए इनोवेशंस और ब्रेक थ्रूज तक पहुंचते हैं। दोस्तों, ये 3 आदतें हमें सिखाती हैं कि इंडिपेंडेंस से आगे बढ़कर इंटरडिपेंडेंस की दुनिया में कैसे सफल और प्रभावी बना जाए। विन विन हमें सिखाता है अबंडेंस मेंटालिटी अपनाना। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड हमें एम्पैथेटिक लिसनर बनाता है और सिनर्जाइज हमें डिफरेंसेस को स्ट्रेंथ में बदलना सिखाता है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा याद दिलाना। अगर आपको ये सफर मददगार लग रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये ज्ञान और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब आइए किताब की 7वीं आदत पर ध्यान देते हैं, शार्पन द सॉ। दोस्तों, कॉवी इस आदत को रिन्यूअल की आदत कहते हैं। उनका कहना है कि अगर आप जंगल में लकड़ी काटने गए हो और आपके पास एक आरी हो तो आप जितनी देर तक लकड़ी काटेंगे आपकी आरी उतनी कुन होती जाएगी। अगर आप बीच बीच में रुककर आरी को तेज नहीं करेंगे तो अंत में चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, लकड़ी कटेगी नहीं। बिल्कुल यही नियम हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हम दिन रात भागदौड़ करते रहते हैं, काम, रिश्तों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में खुद को थका देते हैं।
लेकिन अगर हम खुद को रिन्यू नहीं करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। शार्पन द 100 का मतलब है खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर लगातार ताजा करते रहना। शारीरिक रिन्यूअल। कॉवी कहते हैं कि शरीर हमारी जिंदगी का आधार है। अगर शरीर कमजोर हो गया तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों गिर जाएंगी। इसलिए शारीरिक रिन्यूअल के लिए 3 बातें सबसे जरूरी है: संतुलित और पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। आजकल लोग शॉर्टकट खोजते हैं, लेकिन सच यही है कि बिना डिसिप्लिन के स्वस्थ शरीर नहीं पाया जा सकता। एक्सरसाइज केवल शरीर को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि मन को भी शांत और फोकस करती है। मानसिक रिन्यूअल। दूसरा पहलू है मेंटल रिन्यूअल। हमारा दिमाग भी लगातार एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर हम उसे सिर्फ रूटीन कामों में लगाएंगे और नई सीख नहीं देंगे तो वो डल हो जाएगा। कॉवी कहते हैं कि पढ़ाई, किताबें, नए आइडियाज सीखना, क्रिएटिव हॉबीज अपनाना, ये सब हमारे दिमाग को तेज करते हैं। मेंटली शार्प रहने का मतलब है कि हम हर दिन कुछ नया सीखें और खुद को चैलेंज करें। भावनात्मक और सामाजिक रिन्यूअल। तीसरा पहलू है इमोशनल और सोशल रिन्यूअल। कॉवी कहते हैं कि हमारी इफेक्टिवनेस का बड़ा हिस्सा हमारे रिश्तों से आता है। अगर हम रिश्तों को नर्चर नहीं करेंगे तो हमारे भीतर खालीपन और नेगेटिविटी आ जाएगी। इमोशनल रिन्यूअल के लिए जरूरी है कि हम परिवार, दोस्तों और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। उनके साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करें और रिश्तों को गहराई दें। ये रिन्यूअल हमें अंदर से संतुलित और खुश रखता है। आध्यात्मिक रिन्यूअल। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण है स्पिरिचुअल रिन्यूअल। कॉवी कहते हैं कि इंसान केवल शरीर और दिमाग का नाम नहीं है, हमारी आत्मा को भी रिफ्रेश होना जरूरी है। स्पिरिचुअल रिन्यूअल का मतलब है वैल्यूज पर जीना, मेडिटेशन करना, नेचर से जुड़ना, प्रार्थना करना या कोई ऐसा काम करना जो हमें इनर पीस दे। ये रिन्यूअल हमें जीवन का उद्देश्य याद दिलाता है और हमें स्थिरता देता है। शार्पन द 100 की खूबसूरती यह है कि ये बाकी सभी आदतों को सस्टेन करती है। अगर हम खुद को रिन्यू नहीं करेंगे तो प्रोएक्टिव भी नहीं रह पाएंगे, अपनी विजन भी खो देंगे, प्रायोरिटीज बिगड़ जाएंगी, विन विन सोच पाना मुश्किल होगा और सिनर्जी भी टूट जाएगी। कॉवी का कहना है कि लाइफ बैलेंस का नाम है। अगर हम सिर्फ काम पर ध्यान देंगे और शरीर या रिश्तों को इग्नोर करेंगे तो इम्बैलेंस पैदा होगा। अगर हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देंगे और स्पिरिचुअल साइड को इग्नोर करेंगे तो भी इम्बैलेंस होगा। इसलिए हमें हर क्षेत्र में अपने आप को शार्प करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रिन्यूअल एक बार का काम नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे रोज 30 मिनट एक्सरसाइज, रोज कुछ नया पढ़ना, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना और मेडिटेशन करना। ये छोटे छोटे कदम हमारी आरी को तेज रखते हैं और हमें जीवन भर इफेक्टिव बनाते हैं। दोस्तों, 10 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का ये अंतिम भाग हमें यही सिखाता है कि इफेक्टिवनेस केवल टेक्निक्स या ट्रिक से नहीं आती, बल्कि निरंतर ग्रोथ और रिन्यूअल से आती है। अगर हम शार्पन द 100 को अपनी आदत बना लें तो हम न सिर्फ इफेक्टिव बनेंगे, बल्कि लंबे समय तक संतुलित और पर्पसफुल जीवन जी सकेंगे।